बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, ये यूएचएस पास पेपर सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स का टॉपिक देख चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था 2008 से लेकर 2019 यानी प्रीवियस 13 ईयर्स के एमडी कैट के जितने भी पास पेपर थे, ना सिर्फ हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे बल्कि हमने उनके आंसर और साथ में कंप्लीट सोल्यूशन देखे थे। तो उसमें बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा और उन्होंने ये कहा कि सर मज़ीद टॉपिक्स जो हैं उन पे भी ऐसी डिटेल वीडियोस बना दें। तो ये उसी सीक्वेंस का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूएचएस टॉपिक नंबर 2 मोशन एंड फोर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कंटेंट्स आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के कुछ आर्टिकल्स शामिल हैं। आपको यूएचएस 2019 के सिलेबस के मुताबिक जो भी इसमें टॉपिक्स बन रहे हैं वो मैं नीचे लिंक में डिस्क्राइब कर दूंगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, आप लोग सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिल वक्त बस इतना बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 के कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे टॉर्क है और इक्विलिब्रियम का आर्टिकल है, और चैप्टर नंबर 3 के आर्टिकल लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्रोजेक्टाइल, ऐसे कुछ आर्टिकल शामिल हैं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यूएचएस टॉपिक नंबर 2। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इसमें हम लोग सीक्वेंस हमारा ये होगा कि हम लोग 2008 से 2019 तक के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट रिसेंट पेपर देंगे 2019, फिर 18, फिर 17, ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि जो मोस्ट रिसेंट जो यूएचएस के पास पेपर्स हुए हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन एंड फोर्स का टॉपिक। ये यूएचएस का टॉपिक नंबर 2 है, इसकी हेडिंग है मोशन एंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। 2019 यूएचएस प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक से लिया गया ये क्वेश्चन। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज। यानी हम लोग बखूबी जानते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। फॉर अ फिक्स वेलोसिटी, क्वेश्चन देखते जाएं, अगर हम लोग वेलोसिटी को फिक्स कर लें, व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लार्जर देन 45 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वेलोसिटी को फिक्स करके हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को वेरी करें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से बड़ा रख लें, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन अल्फा है द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट द रेंज विल बी लेस। बीटा ऑप्शन में है हाइट एंड रेंज बोथ विल बी मोर। चार्ली ऑप्शन है हाइट विल बी लेस बट द रेंज विल बी मोर। और डेल्टा ऑप्शन है बोथ हाइट एंड रेंज अटेन्ड विल बी लेस। तो बेटे हमेशा हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं कि साइड इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में साइड इन्फॉर्मेशन में ये बात लिखी हुई है जहाँ से ये क्वेश्चन बना है। लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बताता चलूँ, हम लोगों ने पढ़ा था जूँ जूँ थीटा जो है वो बढ़ता जाएगा और थीटा बढ़ते बढ़ते जो ही 45 डिग्री पे पहुंचेगा, तो हम लोगों ने देखा था 45 डिग्री पे रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। मतलब हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हम लोग थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब है रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेंज कम हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटे, जैसे ही हम लोग एंगल 45 डिग्री से बढ़ाएंगे तो रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। उसके बाद एंगल बढ़ाओगे या 45 से कम करोगे तो कम होना शुरू हो जाएगी। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम रेंज इसका मतलब 45 डिग्री से एंगल बढ़ाना शुरू कर देंगे तो रेंज कम होना शुरू हो जाएगी, और रेंज कम होगी तो याद रखिएगा हाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है सही आंसर अल्फा होगा, जो आप लोग रीड कर सकते हैं। द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट द रेंज विल बी लेस। और उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये साइड इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा तो बोथ हाइट एंड रेंज विल बी लेस। वो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एंगल 45 डिग्री से अगर कम होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर वो ये बोले इफ़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ लेस देन 45 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो फिर जो सही ऑप्शन होगा याद रखिएगा उसमें हाइट और रेंज दोनों ही कम आएंगी। ठीक है, और आपको पता है 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। बट जो ही एंगल ग्रेटर देन 45 करेंगे हम लोग तो हाइट जो होगी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और रेंज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हम लोग देख चुके हैं, अल्फ़ा होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, लास्ट ईयर आप लोगों को पता है एमडी कैट में एक स्टूडेंट अब्दुल हनान राशिद, उसका स्कोर 199 रहा। ठीक है, वो हमारे पास ही यहाँ पे पढ़ रहा था। तो इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, उसका एक ही एमसीक्यू जो फिज़िक्स का गलत हुआ वो यही वाला पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ था, और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मज़ीद किस तरह से बन सकता है उसमें भी हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जी हम लोग। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो दोनों मैसेज मूव कर रहे हैं वो इक्वल मास के हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है, और यहाँ पे जिस चीज़ ने आपको आंसर की तरफ लीड करना है ना, वो ये है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे नॉर्मली मूविंग टूवर्ड ईच अदर को समझते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, मैं भी समझाता हूँ मूविंग टूवर्ड्स द ईच अदर क्या है। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें। व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो चलें, वो आपसे पूछ रहा है कोलिजन के बाद टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होगा। बेटे एक बात याद रखिएगा, इसमें इलास्टिक कोलिजन का कोई चक्कर नहीं है। भले कोलिजन इलास्टिक हो भले इन इलास्टिक हो, आप लोगों ने देखा था दो चीज़ें हमेशा कंजर्व रहती हैं। एक तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और दूसरा टोटल एनर्जी। ये दो चीज़ें हमेशा कंजर्व रहती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग किसी तरह से इनिशियल मोमेंटम पता लगा लें तो फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा, क्योंकि कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रह रहा होता है। ठीक है, भले इलास्टिक हो भले इन इलास्टिक हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आंसर में देखते हैं जी क्या है। बेटे आप लोगों को बताया हुआ है कि ये हमारे पास लेट से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी v है। उसने बोला दोनों की वेलोसिटी v है, लेकिन की वर्ड था दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर मीन टू से दे आर अप्रोचिंग। तो मूविंग टूवर्ड ईच अदर हरगिज़ ये मत समझिएगा कि भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, भाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मीन टू से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर एक की वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली, और नॉर्मली याद रखिएगा जो राइट साइड पे वेलोसिटी होती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव ले रहे होते हैं, तो दूसरी वेलोसिटी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो बॉल है, ये पर्टिकुलर बॉल, इसका मोमेंटम कितना होगा, मास m है वेलोसिटी v है तो mv हो जाएगा। इसका मोमेंटम माइनस mv हो जाएगा, आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं। अगर आप लोगों को बोला जाए कि बताओ कुल मिला के इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो बेटे mv और माइनस mv को जो ही ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो mv प्लस माइनस mv है, तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा। अगर कोलिजन से पहले मोमेंटम 0 है तो ऑब्वियसली कोलिजन के बाद भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, यानी फाइनल मोमेंटम वही होगा जो इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 था तो ये भी आंसर 0 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन भी हो सकते थे या ये क्वेश्चन चेंज होके भी बन सकता है, तो वो किस तरह से बन सकता है, लेकिन उसके लिए मतलब ये 40 ऑप्शन भी सही हो सकता था, बस इसके एक तो यूनिट सही करने पड़ेंगे। अगर 40 ऑप्शन में यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते और वो यहाँ पे टूवर्ड्स ईच अदर की बजाय एक लाइन बोल देता दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो फिर बेटे आंसर 0 नहीं आना था। ये दो बातों में फ़र्क कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात सेम क्वेश्चन स्लाइड से चेंज के साथ रिपीट हो रहा होता है। तो सेम डायरेक्शन में अगर वो बोल दे तो फिर सिचुएशन क्या होगी उसकी तरफ चलते हैं। चलिए हम सेम डायरेक्शन को समझते हैं। भाई सेम डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेटमेंट सारी सेम ही है। अब मैं यहीं पे आप लोगों को बना देता हूँ। समझ लें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, ये इस साइड को मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी m है, वेलोसिटी v है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब है दोनों राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटीज पॉजिटिव में लिखना पड़ेगी। इसका मोमेंटम बेटे mv होगा, इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वेलोसिटी राइट साइड पे है। तो दोनों का कुल मिला के अगर कोलिजन से पहले मोमेंटम देखा जाए तो 2mv हो जाएगा, 2mv मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर इनिशियल मोमेंटम 2mv है तो फाइनल मोमेंटम भी 2mv होना चाहिए था। तो अगर वो यहाँ पे स्टेटमेंट बदल दे और आपको बोले बोथ द बॉल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो फिर 40 ऑप्शन सही हो सकता था, बट उसमें फिर यूनिट्स भी सही होने चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखे होने चाहिए, तब सही हो सकता है।
तो बेटे आप लोगों को बता दिया ये क्वेश्चन चेंज स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है। बाहर कैफ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यही है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम आप लोगों ने रखना है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बारी बारी मैं ऑप्शन में जाके आप लोगों को बताता हूँ। बेटे एक बात सुन लो, जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो होती है एयर रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग, और हमारे एफएससी लेवल तक हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है, तो अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो मैं आपसे पूछूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और अगर फोर्स ज़ीरो हो गई तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पड़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओवर एम। तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लूँ तो भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स की जगह बेटे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। अगर एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दें तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और आप लोग ऑप्शन अल्फ़ा में देख सकते हैं कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ और बाकी ऑप्शन बताता हूँ क्यों सही नहीं है। पहले हम लोग सही जो ऑप्शन है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के पास सोल्यूशन है, एफ इज़ इक्वल टू एम में और ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। और चूँकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है लिहाजा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो फोर्स बनेगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्स ज़ीरो होने से ये होगा, जो ही ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ज़ीरो, तो आपके पास सारा का सारा एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो पहली बात याद कर लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाए। अब दूसरी बात में आते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। तो बेटे अब हॉरिजॉन्टली हमने देख लिया कि एयर रेजिस्टेंस लग रही थी, उसको निगलेक्ट कर दिया। अब वर्टिकली सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, याद रखिएगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की बात करूँ ना तो वो सिर्फ एक ही फोर्स है जिसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग जी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा तो बेटे ये जी होगा। और याद रखिएगा ये कांस्टेंट रहेगा पूरी मोशन के दौरान। इस ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर ही रहेगा। तो बीटा ऑप्शन में बोल रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। भाई नहीं, ये गलत है। वर्टिकल एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, जी के बराबर। यहाँ पे एक्सेलरेशन से रिलेटेड तीन चीज़ें मजीद आपको बता दूँ। एक तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी ए एक्स तो अंडरस्टूड है कि कितना होगा, ज़ीरो। और याद रखो ये कांस्टेंट ही है क्योंकि ज़ीरो पड़े पड़े वन तो नहीं हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है। तो एक बात याद कर लें, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा और कांस्टेंट आएगा। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछ ले भाई कितना होगा पूरी मोशन के दौरान कहीं भी, तो याद रखिएगा वो जी के बराबर होगा। और इंटरेस्टिंग बात, ये भी पूरी मोशन में जी रहेगा, लिहाजा वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर आपसे नेट एक्सेलरेशन के बारे में पूछ ले तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन होता है एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट की जगह लिख दें ज़ीरो, वाई कंपोनेंट की जगह जी, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो नेट एक्सेलरेशन भी जी के बराबर आएगा, कहीं पर भी चेक करेंगे। और ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो तीन बातें याद कर लें, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू ज़ीरो। वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन के दौरान सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी नेट या टोटल एक्सेलरेशन पूछ ले तो वो भी जी के बराबर आएगा और वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो बीटा ऑप्शन गलत है क्योंकि उसने बोला वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो भाई वर्टिकल एक्सेलरेशन ज़ीरो तो नहीं हो सकता, वो जी के बराबर है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट, हाँ ये किसी हद तक ठीक हो सकता है लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर अल्फा ही है। अब हॉरिजॉन्टली एक ही फोर्स लग रही थी, एयर फ्रिक्शन। अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्चुअल में ज़ीरो आ रही है। भाई ज़ीरो भी तो कांस्टेंट ही है, बट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन अल्फा वाला ही है। ज़ीरो कहता अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो फिर सही बात हो सकती थी, इसको भी छोड़ते हैं हम लोग। वर्टिकल स्पीड इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेल्टा ऑप्शन देखते हैं कि भाई ये क्यों सही नहीं है। बेटे प्रोजेक्टाइल दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल और एक होती है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। एक मतलब कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया आपने एक बॉल है, इसको लीनियर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं हम लोग। ऐसे ये नीचे आ रही है तो बेटे याद रखिएगा जब ये नीचे आ रही है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी में क्या आ रहा होगा, चेंज। इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जबकि ऑप्शन डेल्टा में कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर इसको छोड़ के हम लोग ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात कर लें, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल वो जिसको किसी एंगल पे थ्रो किया होता है हम लोगों ने, तो बेटे उसमें भी क्या हो रहा होता है कि जो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रही होती है उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही होती है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी वेरी कर रही होती है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी 0। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको फौरी डाटा को परसीव करते हुए फौरी देखना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो आइए चेक करते हैं। अ साइकिलिस्ट इज़ ट्रैवलिंग 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक साइकिल सवार है, वो इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। शी अप्लाइज ब्रेक्स, ओहो ये ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जो साइकिल ड्राइवर है ये बेसिकली एक खातून है, और ख़ातून के लिए ये कहा जाता है कि नॉर्मली जहाँ पे इन्होंने ब्रेक मारना होती है ये चीख मार देती हैं। तो यहाँ पर भी ये खातून जो है वो ब्रेक लगा रही है। तो एक जोक मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे एक खातून थी, वो ड्राइविंग सीखने के प्रोसेस में थी, तो वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने उससे पूछा कि अगर आपके सामने आपका भाई आ जाए और हस्बैंड आ जाए तो आप किसको मारेंगी। तो उसने कहा मैं अपने हस्बैंड को मार दूँगी। तो उसने कहा बीबी हस्बैंड को नहीं मारना, असल में ब्रेक मारनी है, ठीक है। सो नॉर्मली ख़वातीन क्या होता है, ख़वातीन वाहिद ऐसी ड्राइवर होती हैं कि जो खड़ी गाड़ी में गाड़ी जो है वो मार देती हैं। तो बाहर कैफ ये भी खातून जो है उसको ब्रेक सप्लाई करना है, ब्रेक सप्लाई करना है सो दैट शी डजंट कोलाइड विद द वॉल। भाई उसके सामने एक वॉल है ताकि उनसे ना टकरा जाए, तो उसको ब्रेक्स लगानी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। तो अब बेटे दो चीज़ें आपको बता दी, इनिशियल वेलोसिटी बता दी, ठीक है, मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इक्वेशन परसीव करनी बता रहा हूँ। और उसको रुकना है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या हो जाना है 0। कितना डिस्टेंस कवर करके रुकना है, 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुकना है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसलेशन, बेटे डिसलेशन याद रखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ब्रेक लगाएगी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही होती है एक्सेलरेशन किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखें वी एफ वी आई ए और एस दिया हुआ है, तो जो मुझे समझ आ रहा है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो कि हम लोगों ने इक्वेशन यूज़ कर ली, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ए हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एस 18 मीटर दिया हुआ था वो हम लोगों ने पुट कर दिया। फाइनली उसको रुकना है, वेलोसिटी 0 है और इनिशियली उसकी वेलोसिटी 15 है। तो 15 का अगर हम लोग स्क्वायर लेंगे, टेबल्स बचपन में इसलिए याद किए थे ताकि जब आप 55 में हो जाओ तो आपके काम आए। तो अभी आप बचपन से 55 में आ चुके हो तो ये टेबल्स याद करना बड़ा ज़रूरी है। 15 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये नेगेटिव वैसे ही आ गया, ठीक है। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव द आंसर -6.25। देखें नेगेटिव में आ रहा है आंसर क्योंकि डिसलेशन है। तो करीब करीब आंसर, अब गिवन आंसर में 6.3 कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम 6.25 कोई ऑप्शन नहीं था, तो लिहाजा हमें अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगी। और इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो करीब करीब आंसर यानी 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेटे फौरी डाटा पढ़ के आप लोगों को परसीव करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज़ होने जा रही है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया, इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आर्टिकल भी शामिल है, और अगर हम लोग स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वो ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसने लिखी हुई है, इफ़ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ नॉट कांस्टेंट। बेटे पहली बात याद रखो, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। ये बखूबी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसका मतलब है वो आपसे सिंपली ये कहना चाह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लें, इफ़ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ नॉट कांस्टेंट। बेटे याद रखिएगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
वो सिंपली आपको ये बोलना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन डेल्टा तो वैसे ही निकल गया। ऑप्शन डेल्टा क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी आता है जब स्लोप कांस्टेंट होता है, यहाँ पे तो स्लोप वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये निकल गया। अब देखें अल्फा ऑप्शन भी निकल गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है लाइक दिस, ये आप लोगों की बुक का ग्राफ है, खुद से नहीं बना रहा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जल्दी सोच के बोलिएगा इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटे, 0 आएगा। और 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पड़े पड़े 1 नहीं हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी, 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब है अगर हम लोग ऑप्शन अल्फ़ा का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें वो भी कांस्टेंट आ रहा है, जबकि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। तो इसका मतलब है ऑप्शन अल्फ़ा भी रोज हमारी इस क्वेश्चन के आंसर्स में से ये निकल गया। ठीक है, चार्ली हमने एवरेज एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ा ही नहीं, इसमें बीटा जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा। मैं अभी आपको डिस्प्ले करवाता हूँ, देखिएगा, ये आपकी बुक का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। देखिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और कहीं पर भी चेक करोगे तो स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा, मतलब आपको स्लोप में मुसलसल वेरिएशन नज़र आ रहा है। और स्लोप में वेरिएशन नज़र आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा ये बीटा ऑप्शन ही बनेगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट नहीं आ रहा, बाकी सारे ऑप्शंस का स्लोप कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, ये समझ आ गया हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में जा रहे हैं जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन में से बाद औक़ात ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि बच्चों को तब एट द स्पॉट समझ नहीं आता कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होनी है। तो बेटे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया मैं आपको साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताता रहूँगा। तो आइए हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम लोग ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। और फिर बेटे बजाय इसके कि हम लोग तब सोचें कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होनी है, उसकी बजाय बेहतर तरीका ये है कि आप शॉर्टकट ट्रिक्स याद कर लें। तो शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देख ले, अ स्टोन ऑफ मैस 2 kg हैज़ ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ज़मीन से 5 मीटर की हाइट से आप लोगों ने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया। तो जो ही ये स्टोन 3 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा, लाइक यहाँ पे पहुंच जाए, इसकी ज़मीन से हाइट 3 मीटर आ जाए, तो तब की दफ़ा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन डाउनवर्ड मोशन के क्वेश्चन है। डाउनवर्ड मोशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बता दूं और फिर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाऊंगा। बेटे याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हो तो वो आपसे पूछ ले कि कितने सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसका फॉर्मूला है 1/2 GT²। भाई कैसे, ये कहाँ से ड्राइव किया, S = 1/, VIT + 1/2AT²। भाई इनिशियली वेलोसिटी तो 0 होगी जब ड्रॉप कर रहे हैं, तो लिहाजा 1/2 GT²। इसका मजीद शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, अगर हम G की वैल्यू 10 पुट कर दें, 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 / 2 क्या आ जाएगा, 5। तो S = 5T² आ गया। तो आपको बोले अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने ड्रॉप कर दिया नीचे, बताओ 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 5 बेटे टाइम की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपको बोले 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, भाई टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 2 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। मतलब डाउनवर्ड मोशन में सबसे पहली बात ये याद कर ले कि वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कितने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो फॉर्मूला याद कर लें, S = 5T² या 1/2 GT²। फिर वो दूसरी बात आप लोगों से ये पूछ सकता है कि बताओ वो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा, टाइम टू हिट द ग्राउंड। याद रखिएगा, मैं ये सारी बातें डाउनवर्ड मोशन के लिए बता रहा हूँ। अगर बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉप कर दे, तो बेटे ये भी शॉर्टकट याद कर लें, 2H/G²। भाई कहाँ से आया ये फार्मूला, 1/2 GT² से ड्राइव किया है। तो बेटे जस्ट सिंपली यहाँ पे हाइट पुट कर दो, ठीक है। मतलब आपको बोले 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, तो बेटे हाइट की जगह 10 पुट करोगे, जी की वैल्यू भी 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, √2 आएगा। और √2 आपको याद करना है 1.41 होता है, तो ऑलमोस्ट ये 1.4 सेकंड लेगा
ज़मीन तक आने में। तो वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं ज़मीन तक आने में कितना समय लेगा। तो 2h/g स्क्वायर रूट फॉर्मूला याद कर लें। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इस क्वेश्चन में भी यूज़ होने वाला है, और आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, ये चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल है जहाँ से ये क्वेश्चन बनाया। तो एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी आप लोगों ने देखना होता है। 4.3 एग्जाम्पल से बना ये क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ हाइट से आपने ड्रॉप कर दिया। तो शुरू में तो भाई वेलोसिटी 0 थी जब हमने ड्रॉप किया था, तो पहले तो हमने होल्ड किया हुआ था। तो जैसे ही वो ज़मीन को हिट करेगा तो हिट करते समय, ज़मीन को टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। तो बेटे इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें। अगर आपको ज़मीन को टकराते वक्त वेलोसिटी पूछ ले 2gh स्क्वायर रूट, तो आपको जितनी हाइट से गिर रहा है बेटे वो पुट करनी है। ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बेटे दोनों को बराबर रख के ये फॉर्मूला बनाया। तो ये भी याद कर लें, बस हाइट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास। अब इंटरेस्टिंग बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो और रास्ते में ही कहीं वेलोसिटी पूछ ले, तो बेटे इसी फॉर्मूले को मैं अमेंड करके लिखूंगा। मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा v इज इक्वल टू 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है, जितना हाइट का डिफरेंस है वो पुट कर देना है। जैसे अभी 5 मीटर से g की वैल्यू मैं 10 पुट कर दूंगा, हाइट का डिफरेंस है 5 मीटर से गिरा था, अभी 3 मीटर पे चेक करना है, तो 5 - 3 पुट कर लोगे आप लोग। ठीक है, 5 - 3 मैं सोल्यूशन भी शो करवाता हूँ आप लोगों को, और उसका स्क्वायर रूट, और आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये सारे ट्रिक्स याद कर लें, रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। कितनी देर के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5t स्क्वायर, पता है कहाँ से आया फार्मूला, 1/2 GT स्क्वायर से। सॉरी, अगर वो आपसे पूछे कितनी देर के बाद ज़मीन को हिट कर जाएगा, तो फार्मूला 2h/g का स्क्वायर रूट। अगर आपको पूछे किसी भी लम्हे वेलोसिटी या ज़मीन को टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 2gh स्क्वायर रूट। ये फार्मूला याद कर लें सारे, और अगर बीच में पूछेगा तो हाइट का डिफरेंस पुट कर देना। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया वो किसी भी लम्हे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अभी जो मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूले बताए उनमें से v इज इक्वल टू 2g डेल्टा एच स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ होगा, और डेल्टा एच की जगह मैंने बोला हाइट का डिफरेंस पुट कर दें। अगर तो ज़मीन को टकराते समय पूछता फिर तो पूरी हाइट पुट कर देनी थी। अभी हाइट का डिफरेंस 2, g की वैल्यू 10 पुट कर दी हम लोगों ने, हाइट का डिफरेंस 5 - 3 2 आ गया, तो 40 स्क्वायर रूट आएगा, और 40 का स्क्वायर रूट करीब करीब 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। आपको पता है जैसे 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी 6.3 मीटर पर सेकेंड। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं ज़रा क्विकली। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास बेटे ये लिया गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के टॉपिक से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायामीटर टू द टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कमफेरेंस। यानी आपको करना क्या है, आपको एक सर्कल लेना है, ठीक है, लेट्स से वी हैव अ सर्कल, उसका डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। चलें, ये होगा बेटे इसका डायामीटर। अगर मैं आपसे पूछूं डायामीटर के क्रॉस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो द आंसर विल बी 2r। भाई रेडियस का डबल ही होता है डाया। और दूसरी बात उसने बोला इसकी रेशो लेनी है आपको किसके साथ, टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कमफेरेंस। और आपको पता है अगर हम सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग एक पूरा चक्कर काट ले तो बेटे जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2πr कवर होता है। तो इन दोनों की रेशो लेनी है, तो ये 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, 1/π आ जाएगा, राइट आंसर अल्फा ही बनेगा। मैं डिस्प्ले भी करवाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है द रेशियो द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर 2r बन रहा है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सर्कमफेरेंस आप लोग देख सकते हो ये 2r है, और टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कमफेरेंस 2πr है। तो 2r से 2r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/π। सो द राइट आंसर विल बी 1/π। चले, होपफुली ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अरशद इज ड्राइविंग 7th स्ट्रीट, ही ड्राइव्स 150 मीटर इन 18 सेकेंड। यानी एक तो आप लोगों को डिस्टेंस गिवन है, एंड सेकेंडली यू आर गिवन विद द टाइम। अज्यूम ही डजंट स्पीड अप और स्लो डाउन, यानी मान लें वो ना अपनी स्पीड को तेज़ कर रहा है ना कम कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो बेटे आप लोग को फार्मूला पता है,
ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। तो बेटे यहाँ से एवरेज स्पीड, असल में जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एवरेज स्पीड वी के बराबर ही रहेगी, तो मैं एवरेज स्पीड की जगह पे वी लिख लेता हूँ, तो वी की वैल्यू पता लगाएगा तो एस ओवर टी आ जाएगा। तो एस आप लोगों को गिवन है 150 और टी आप लोगों को गिवन है 18 सेकेंड। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल हैव द राइट आंसर 8.3 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन ऑप्शन में जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो 8.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे हैं हम लोग। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास ये क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार विद द वेलोसिटी इक्वल टू 15 मीटर इन 2 सेकेंड्स। यहाँ पे उसने आपको दो बातें बता दी, एक तो ये बता दिया कि उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा बता दिया कि ये कार 2 सेकेंड के लिए मूव कर रही है। और इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बच्चे गलत आंसर चूज़ कर लेंगे। तो वो आप लोगों से पूछ रहा है कि इट डीसेलरेट एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई डिस्टेंस पूछ रहा है। आपको 3 चीज़ें बता दी हैं, इनिशियल वेलोसिटी बता दी है, ठीक है, टाइम आप लोगों को गिवन है, आप लोगों से डिस्टेंस पूछा हुआ है, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने 2 बता दी है। बेटे अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन 2 पुट कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब कहोगे सर एक्सेलरेशन तो 2 ही गिवन है। तो बेटे द कीवर्ड इज डीसेलरेट्स। तो याद रखिएगा, अगर डीसेलरेट्स की अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ना एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में पुट करना है आप लोगों को। अगर पॉजिटिव में पुट कर दिया तो आप लोग गलत आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। आइए चेक करते हैं इससे क्या आंसर आता है, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता करना है। वी आई बाई इनिशियल वेलोसिटी है 15, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा 30। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपने आंसर में एक्सेलरेशन पॉजिटिव पुट कर दिया तो बार बार बोलो आंसर गलत आएगा। एक्सेलरेशन की जगह माइनस पुट कर देते, -2 आ गया। टाइम कितना है बेटे 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर लेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 30 - 4 आ गया हमारे पास। हेयर वी हैव 30 - 4, दिस विल बी 26। तो 26 मीटर राइट आंसर आ जाएगा डेल्टा। बच्चों अगर आपने भूले से भी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव पुट कर दिया तो यहाँ पे +4 आ जाएगा और आंसर सारा चेंज होके 34 में चला जाएगा, और 34 भी ऑप्शन में गिवन है। तो बच्चों ने अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पुट कर लिया तो वो गलत आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे जो सही आंसर हमारे पास होगा दैट विल बी 26 मीटर। तो याद रखिएगा, डीसेलरेट के लिए आपने एक्सेलरेशन को हमेशा कैसे पुट करना है, नेगेटिव में पुट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कीवर्ड जो है उनको फॉलो ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज। तो बेटे दो बातें याद कर लें कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लें और उसकी रेशियो ले लें डिस्टेंस के साथ, तो ये रेशियो या तो लेस देन 1 आएगी या इक्वल टू 1 आएगी। भाई लेस देन 1 कब होगी, इक्वल टू 1 कब होगी, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन फिल वक्त ऑप्शन देख लें, इक्वल और लेस देन 1 आ जाएगा। अच्छा अब सुन लें बेटे, याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक मूव करने के मुख्तलिफ रास्ते अवेलेबल हैं, ठीक है। लेट से ए से बी तक मूव करने के मुख्तलिफ पाथ्स अवेलेबल हैं। तो बेटे ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लें, ये मैंने शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। ओके, ये फॉर एग्जांपल वो इधर से घुमा के इधर पहुंच रहा है पॉइंट बी पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, तो बेटे आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस बड़ा है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है बड़ा है, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बड़ा होगा तो आंसर लेस देन 1 ही आएगा। तो लेस देन 1 तो है। हाँ, ये इक्वल टू 1 भी हो सकता है भाई, तब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में। बेटे याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। जब दो चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो उनकी रेशो लेके देखेंगे तो 1 आएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो पूछ रहा है। तो आंसर हमारे पास इक्वल और लेस देन 1, या तो 1 के बराबर आएगा
या 1 से छोटा आएगा। लें जी, इक्वल लेस देन 1। रीज़न आप लोगों को समझ आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल या लेस होगा। इक्वल तब होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, और लेस तब होगा जब स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और पाथ फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। हाँ, अगर वो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, बच्चे नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं, वो यही सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो सर ने बताई थी लेस देन और इक्वल टू 1 आनी। तो अगर वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, आपको बोले एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, तो फिर बेटे आंसर इक्वल टू 1 आ जाएगा। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रहा है, इक्वल टू 1। उसकी वजह ये है कि स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव कर रहा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे राइट आंसर अभी के लिए इक्वल और लेस देन 1 होगा, बट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता फिर इक्वल टू 1 होता। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि हमें कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इंटरेस्टिंग बात, अल्फा और बीटा वाले ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं बुक में। बेटे पहले अल्फा वाले ग्राफ पे गौर करें। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, और आप लोगों ने पढ़ा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। वैसे भी देख लें, इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा बेटे, स्लोप कांस्टेंट आ रहा है और स्लोप आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटे याद रखिएगा, ये जो ग्राफ है इसका एक्सेलरेशन एक तो आएगा पॉजिटिव में, यानी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वजह क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और रहेगा क्या, कांस्टेंट, यानी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन अल्फा में तो देख लिया पॉजिटिव कांस्टेंट। बीटा देखें, बीटा ऑप्शन में देखें बेटे, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आ रहा, वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। 0 भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। जो चार्ली वाला ऑप्शन है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बट अभी हम लोग देख लेते हैं बेटे। वैसे भी लाइन का स्लोप नहीं चेंज हो रहा, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आएगा। अब है क्या बेटे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज कर रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली, तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में, बट रहेगा पूरे पाथ के दौरान क्या, कांस्टेंट। तो ये जितने के जितने ग्राफ हैं ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ्स हैं। तो लिहाजा अगर हम लोग राइट ऑप्शन में जाएंगे तो डेल्टा आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल द गिवन ग्राफ्स आर फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी दफ़ा यूएचएस के पास पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसकी एक लॉजिक है। जिस बच्चे ने वो लॉजिक समझ ली तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा वो फिर बच्चे उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और उसको बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पिवट है और दिस इज़ द फोर्स एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एंगल थीटा बन रहा है, तो इसको थीटा मत कंसीडर कीजिएगा, हमें एंगल देखना है क्या है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लें, विच कॉम्बिनेशन विल कॉज द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट। बेटे टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं टॉर्क को, हमें टॉर्क को मैक्सिमम लाना है, टॉर्क को मैक्सिमम लाना है। तो बेटे टॉर्क को मैक्सिमम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन इस सारी बातों में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बच्चों एक चीज़ याद कर लो, आप लोग अभी से बता रहा हूँ, याद कर लोगे, कभी गलती में नहीं जाओगे आप लोग। तो अगर आप टॉर्क का फॉर्मूला देखो ना तो हमेशा याद रखिएगा आपको यूज़ करना है आर एफ साइन थीटा, मत लिख लीजिएगा बेटे, आपने हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला ऐसे लिखना है, आर एफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, एंगल बिटवीन आर एंड एफ लिख देता हूँ मैं, बिटवीन आर एंड एफ। ये अगर आप लोगों ने चीज़ लिख ली ना तो फिर कभी गलती में नहीं रहोगे, ठीक है। तो टॉर्क का बेटे फॉर्मूला लिख लें, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। थीटा मत लिखिएगा, फिर आप हमेशा गलती में रहोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो इतना पोर्शन है, अगर इसको मैं जूम कर लूँ थोड़ा इस डायग्राम को आपके लिए, तो ये बेटे जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है मोमेंट आर्म, क्योंकि ये पिवट पॉइंट है,
ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो पिवट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसे मोमेंट आर्म, और उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये तो आर है। अब ये बन रहा है एफ फोर्स लग रही है इधर को। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों के बीच में, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात सीख लें बेटे, हमेशा वेक्टर्स का एंगल बनाते हुए उनकी टेल्स के दरमियान एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पर नहीं ड्रॉ करना, दोनों की टेल ज्वाइन करनी है, फोर्स की और इसकी। तो बेटे आप ये वाला पोजीशन वेक्टर ना आर यहाँ से उठा के इस जगह पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो अब देखें क्या फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में ये आर मैंने ड्रॉ किया दोबारा भाई, इधर इधर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैं दोनों की टेल्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप लोग डायग्राम में देखो तो क्या फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है भाई, नहीं। अब समझते हैं भाई क्या एंगल बन रहा है। यानी एक बात पहले बच्चों माइंड में बिठा लो कि जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे तो हमने हमेशा आर और एफ के बीच में एंगल देखना है। तो मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, सारे बच्चे सोल्यूशन में गौर करें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं यहाँ की बजाय, ठीक है, मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे फोर्स की टेल आ रही है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जी, रेड में रहते हैं हम लोग। ये देखें जी, मैंने आर इधर ड्रॉ कर लिया जिसको पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। अब देखें बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल आपको पता है 90 बनेगा, जिसमें से थीटा ऊपर बन चुका है। तो इन दोनों के बीच में आपको नज़र आ रहा है एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। फोकस कर ले ज़रा डायग्राम पे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया पोजीशन वेक्टर, तो हमें ये एंगल ढूंढना था भाई, ये थीटा नहीं बन रहा था बेटे। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एंगल 90 बन रहा है, जिसमें से थीटा ऊपर बन चुका है। तो भाई ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब है जो टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा आर एफ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। भाई कितना बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। और बेटे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, साइन 90 माइनस थीटा आ जाए ना तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी जो टॉर्क का फॉर्मूला आ रहा है वो एफ डी कॉस थीटा आ रहा है, या आर एफ कॉस थीटा आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। तो चलें ये बात समझ आ गई। अब आपको टॉर्क को लाना है मैक्सिमम। तो टॉर्क को मैक्सिमम लाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो भाई, एक तो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, सही है, फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, जितनी ज़्यादा फोर्स रखोगे टॉर्क भी ज़्यादा आएगा। बोलो डी को यानी मोमेंट आर्म को बढ़ाना पड़ेगा, भाई सही है, पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, ये भी सही है। अब तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टॉर्क को ज़्यादा लाना है तो टॉर्क जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है किसके साथ, कॉज ऑफ थीटा के साथ। तो इसका मतलब है कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू जब जब ज़्यादा होगी टॉर्क भी ज़्यादा आएगा। और याद रखिएगा जो थीटा बढ़ाना शुरू कर देंगे ना, कॉज की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। बेटे आप लोगों ने देखा हुआ है कॉज 0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, कॉस 60 डिग्री पे 0.5 हो जाता है जाके, मतलब एंगल, और 90 पे 0 हो जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं कॉस की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर आपको टॉर्क को ज़्यादा लाना है तो आपको कॉस की वैल्यू क्या लाना पड़ेगी, ज़्यादा। और कॉस की वैल्यू ज़्यादा जब भी आएगी जब एंगल थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1 में एफ़ को ज़्यादा रखना है, फोर्स ज़्यादा रखोगे टॉर्क ज़्यादा आएगा। नंबर 2 में मोमेंट आर्म को ज़्यादा रखना है, टॉर्क ज़्यादा आएगा। और नंबर 3 में याद कर लें जो थीटा है उसको क्या रखना है, स्मॉल। क्योंकि अगर बेटे थीटा स्मॉल रखेंगे तो कॉस का आंसर बड़ा आएगा, और कॉस का आंसर बड़ा आएगा तो टॉर्क भी ज़्यादा आएगा। तो सो द राइट आंसर विल बी बीटा। देख सकते हैं एफ़ को ज़्यादा रखना पड़ेगा, डी को ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन थीटा को देखें, थीटा हमें क्या रखना पड़ रहा है, स्मॉल रखना पड़ रहा है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आगे भी हमारे पास आ रहे हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग मोमेंट आर्म को डबल कर दें तो टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये इसमें कोई बात नहीं है बेटे, आर एफ साइन थीटा है। तो अगर हम आर को डबल कर देंगे तो टॉर्क भी क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सोल्यूशन में शो करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें डबल आ जाएगा, 2 टाइम्स राइट आंसर है। और आर एफ साइन थीटा में मोमेंट आर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, तो आर को डबल करेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा, टॉर्क के लिए ये टॉ होता है सिंबल, ये टी लिखा गया, ठीक है। तो टॉ से आपने इसको देखना है हमेशा। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। बेटे इसमें खुद ज़रा टाइम लगाएं। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, टॉर्क को। वो आपसे टॉर्क का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। तो मैंने आप लोगों को शुरू से ही बता दिया कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला
अच्छा इंटरेस्टिंग बात, ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है। ये रिपीट हुआ है, 15 में भी रिपीट हुआ था, फिर आगे फिर रिपीट हुआ। बेटा ये मोमेंट आर्म है, आप लोग एल देख सकते हो। तो मैंने बताया यहाँ पर नहीं ड्रॉ करना, जहाँ पे फोर्स की टेल आ रही है ना, उस जगह पे आप लोग इसको ड्रॉ कर लें। ये ले, ये ड्रॉ कर लिया, ये हो गया मोमेंट आर्म एल। अब बेटे यहाँ हमने हमेशा फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में एंगल देखना है, यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल थीटा तो नहीं बन रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल बन रहा है 90, जिसमें थीटा ऊपर बन गया। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मोमेंट आर्म है उसको हम लोगों ने इस जगह पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बना, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो एफ एल साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह बोलो क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा वो साइन के साथ नहीं आएगा बच्चों, वो किसके साथ आएगा, कॉज के साथ आएगा। फिर यहाँ पे वो यही डायग्राम दे के पूछ ले कि बताओ कब टॉर्क मैक्सिमम होगा। बच्चों ने नॉर्मली पढ़ा होता है टॉर्क 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। भाई नहीं, इस डायग्राम में टॉर्क का फॉर्मूला बेटे ये बन रहा है कॉज के साथ, और कॉज की मैक्सिमम वैल्यू ना 60 डिग्री पे, सॉरी 0 डिग्री पे होती है। तो 0 डिग्री पे कॉज जो है वो मैक्सिमम आएगा, तो टॉर्क भी मैक्सिमम आएगा, यानी सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में इसी डायग्राम में पूछ ले कि कितने एंगल पे टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू से आधा हो जाएगा, तो बच्चे सोचते हैं साइन की वैल्यू 1/2 आती है 30 डिग्री पे, तो वो आंसर चूज़ कर लेंगे 30। भाई नहीं नहीं, ये फॉर्मूला कॉज के साथ बन रहा है। कॉज की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, 60 डिग्री पे। यानी बात सुन लीजिएगा, इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी वो क्वेश्चन पूछेगा सबका आंसर कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया, मैंने बोला सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्क के हवाले से, और इसमें भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम कर लूँ, दो फोर्सेज हैं, एक 5 न्यूटन की है, ये पॉइंट ओ पे लग रही है, एक 10 न्यूटन की है, ये पॉइंट पी पे लग रही है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पी ऑन द मीटर रॉड। भाई बताओ रॉड रॉड के ऊपर ये जो पॉइंट पी जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितना मार्क हुआ है, यानी कौन सा निशान लगा हुआ है। आपको पता है मीटर रॉड के ऊपर जो है वो 0 से लेके 0 से लेके 100 तक जो है वो स्केलिंग हमारे पास हुई होती है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे कितना मार्क है। तो बेटे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी मीटर रॉड को सेंटर पे बैलेंस करेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करेंगे, तो उसके वेट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी वेट की वजह से टॉर्क को नहीं ढूंढना आप लोगों ने। यहाँ पे दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो 10 न्यूटन का वेट है बच्चों याद रखिएगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो 5 न्यूटन का वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। ये इसको इस साइड को घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि आपको रॉड को रेस्ट पोजीशन में रखना है या इक्विलिब्रियम में रखना है। तो कीवर्ड बता दें, जब भी वो वर्ड बोल दें ना, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, या रॉड इज बैलेंस्ड, या रॉड इज इन रेस्ट पोजीशन, जब भी ये 3 वर्ड्स आ जाए ना, तो बेटा याद रखिएगा रॉड तभी इक्विलिब्रियम में होगा, तभी बैलेंस्ड होगा, तभी रेस्ट में होगा जब इस पर एक्ट करने वाले टॉर्क्स का सम 0 होगा। यानी जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो याद रखें, जब भी वो बोले ना मीटर रॉड रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे सस्पेंडेड का वर्ड आ गया, इसका मतलब है भाई रुका हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रिक क्या है, जब भी वो कहते हैं मीटर रॉड जो है बैलेंस्ड है, तो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को क्या रख लेना है, बराबर। अब चले सोल्यूशन में चलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है। बेटे ये इसका हो गया मोमेंट आर्म, इसको R1 बोल लेते हैं, और ये इसकी फोर्स होगी, इसको F1 बोल लेते हैं। ये हो गया बेटे इसका मोमेंट आर्म, जिसको R2 बोल लेते हैं हम लोग, और ये जो फोर्स होगी उसको F2 बोल रहे हैं। तो पहले R1 F1 इज इक्वल टू R2 F2, तो डायग्राम में ही आगे चलते हैं। बेटे ये देखें R1 कितना है, इसका मोमेंट आर्म कितना है, ये 0 वाले पे हैंग हुआ है, और आपने 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे उसको क्या किया, 50 सेंटीमीटर वाला हमारा पिवट है, याद रखिएगा जहाँ पे सपोर्ट दी होती है ना वो हमारा पिवट होता है। तो पिवट से ये जो डिस्टेंस बनेगा वो 50, तो फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की,
मोमेंट आर्म बन रहा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पुट करते हैं, उसकी वजह क्या है कि आपके पास आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क देख लें। अब क्लॉकवाइज टॉर्क में चलते हैं भाई। फोर्स हमें पता है कितनी लग रही है, 10 न्यूटन की, बट मोमेंट आर्म नहीं पता। पिवट से ये कितने डिस्टेंस पे है ये हमें नहीं मालूम, तो यही तो हमने पता लगाना है। तो बेटे सिंपली क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये 5 टू द 10 हो जाएगा हमारे पास, और 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 50 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल हैव द राइट आंसर 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मत समझिएगा कि यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नहीं 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 बेटे, आपको बताता चलूँ थोड़ा जूम करके इस डायग्राम को। हमारे पास पिवट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है ये 25 सेंटीमीटर आया है। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कितना मार्क हुआ है, यानी कितने का निशान लगा हुआ है। तो 50, ये 0 है, यहाँ पे 50 है, 50 के बाद 25 मीटर और आगे जाना है। तो 50 के बाद अगर 25 मीटर और आगे चले जाएंगे तो ये जो निशान आएगा वो 75 सेंटीमीटर का होगा। तो बेटे लिहाजा राइट आंसर आप लोग देख सकते हो। आपको ये मार्क फाइंड आउट करने के लिए 50 में 25 ऐड करना है। हाँ, अगर वो पूछता मोमेंट आर्म कितना है और ऑप्शन में 25 होता तो हम लोग चूज़ करते, बट वो आपसे पूछ रहा है भाई डिस्टेंस, ये मार्क कितना हुआ है, तो 50 के बाद 25 और मार्क करेंगे तो 75 का ये मार्क बनेगा। लें जी, ये बात याद कर लीजिएगा टॉर्क्स के क्वेश्चन के हवाले से कि जब भी वो बोले इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जो है वो हमेशा बराबर रख के आपको सॉल्व करना है। राइट आंसर 75 हो जाएगा। लें जी, रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज 2:3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ द टॉर्क्स ऑफ ए एंड बी if both are being rotated with the constant angular acceleration। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। नंबर 1 में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो बता दी, यानी I1 रेशो I2 बता दी है, जो कि है 2:3। ओके, और आपसे टॉर्क्स की रेशो पूछ ली, भाई टॉर्क्स की रेशो बताओ कितनी होगी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बता दी कि एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो ये 3 बातें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अब आपको ना सोचना पड़ेगा, टॉर्क का आपने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, LF या RF पढ़ा हुआ है, भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बेटे आप कुछ रोटेशनल एनालॉग्स याद कर लो। रोटेशनल एनालॉग्स क्या है, मतलब जैसे F = m में होता है, ये तो लीनियर मोशन का फॉर्मूला है। इसी तरह एंगुलर मोशन का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो वो τ = I अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोशन में बेटे फोर्स का रोल टॉर्क प्ले करता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह वर्क का लीनियर मोशन में जो फॉर्मूला है वो F.d होगा, जबकि एंगुलर मोशन में जो वर्क का फॉर्मूला होगा बेटे वो फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट लीनियर में तो d कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहते हैं। तो वो अगर आपसे पूछे एंगुलर मोशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा तो टॉ थीटा। अगर एंगुलर मोशन में आपके पास पावर का फॉर्मूला पूछ ले, पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपके पास होता है F.d/t होता है, वर्क ओवर टाइम। एंगुलर मोशन में बेटे यही फॉर्मूला बनेगा पावर का, फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, टॉर्क। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर क्या आ जाएगा, टी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ रोटेशनल एनालॉग्स याद कर लें, जैसे कुछ और भी चले आप लोगों को बता देता हूँ, काम आ जाएंगे। आपने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ΔP/ΔT, तो इसी का रोटेशनल एनालॉग बनाते हैं। बताएं ज़रा एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क, मैंने टॉर्क लिख दिया। लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, टाइम की जगह ΔT लिख दें। लें जी, ये आ गया एक फार्मूला। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले आप लोग बना सकते हो। फिल वक्त हम लोग फार्मूले पे जा रहे हैं जो यूज़ होना है, दैट इज़ τ = I अल्फ़ा। इंटरेस्टिंग बात, अल्फ़ा दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं अल्फ़ा को कांस्टेंट कर दूं तो टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क की रेशो वही आएगी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो होगी। तो बेटे आपको क्वेश्चन में देखो τ = I अल्फ़ा, तो पहले लिख लिया τ = I अल्फ़ा, I1 अल्फ़ा और I2 अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ α1 या α2 नहीं लिखा, उसकी वजह ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दोनों की रेशो ले ली, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा,
तो टॉर्क्स की रेशियो वही आ रही है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो है, जो कि उसने क्वेश्चन में बता दी है 2:3। सो द राइट आंसर विल बी 2:3। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसी सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे फिर से वो टॉर्क का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बेटे ये O से लेके P तक मोमेंट आर्म है, तो आपको मोमेंट आर्म यहाँ पे नहीं ड्रॉ करना, आपको मैंने बोला टेल मिलानी है, यहाँ पे तो हेड और टेल मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे ड्रॉ करो। आप लोग ऐसा करो, इसको इस जगह पे ड्रॉ कर लो। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपका आ गया मोमेंट आर्म। चले मोमेंट आर्म का नाम उसने OP रखा, तो मैं भी OP रख लेता हूँ। बेटे बताओ फोर्स और मोमेंट आर्म में कितना एंगल बन रहा है? ये सारा एंगल बन रहा है, इसमें इतना एंगल तो आपको नज़र आ रहा है थीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है 90। तो ये कुल मिला के अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे तो बेटे ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये देख लें जी। आपको ये जो पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म है वो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमें बेटे ये वाला एंगल देखना है। इस एंगल में दो एंगल शामिल हैं। नंबर एक तो ये वाला, ये कितना बन रहा है थीटा, और प्लस में इसमें एक और एंगल शामिल है ये वाला, ये कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा कर लेंगे तो टोटल एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा जो एंगल बन रहा है बेटे वो 90 प्लस थीटा बन रहा है। तो साइन 90 प्लस थीटा आ जाए या 90 माइनस थीटा आ जाए तो याद रखिएगा वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क का पर्टिकुलर फार्मूला बनेगा वो कॉज के साथ ही बनेगा। तो कॉज वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि है डेल्टा। सो हेयर द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम के टॉर्क के बारे में बच्चे कभी बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉर्क का फॉर्मूला बता दूँ। बाहर क्या उसने ये बता दिया कि ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। वो आपसे जस्ट ये पूछ रहा है कि भाई इसके टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला देख लें। टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉ इज इक्वल टू RF साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो बेटे आप लोग एक काम करो, आपने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ लोगे। बेटे ये इसका वेट है, अगर वेट के दो कंपोनेंट बना लिए जाएँ तो एक कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ा था बनेगा mg cos थीटा, याद आएगा आप लोगों को। और आप लोगों ने ये बात की थी कि ये वो कंपोनेंट होता है जो किसको बैलेंस कर रहा होता है, टेंशन को। इसका मतलब ये तो टेंशन के साथ ख़त्म हो जाएगा। और एक और कंपोनेंट था जिसका नाम आपने रखा था mg साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है, कौन इसको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने पढ़ा था बेटे mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो भाई फोर्स का पता चल गया, फोर्स की जगह mg साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये तो फोर्स लगा नहीं रहा, ये तो टेंशन के साथ कैंसिल हो गया। तो अब टॉर्क के फॉर्मूले में अगर जाओगे तो टॉर्क का फॉर्मूला है बेटे फोर्स इंटू मोमेंट आर्म इंटू साइन ऑफ थीटा। तो फोर्स बेटे कितनी लग रही है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। फोर्स लग रही है आपके पास mg साइन थीटा, क्योंकि ये मैंने लिख दिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है। अब मोमेंट आर्म देखना होता है बेटे। मोमेंट आर्म होता है जहां पर फोर्स लग रही है वहां से लेके जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। बेटे ये पिवट पॉइंट है, इसके गिर्द हमेशा रोटेट करना है, और फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस देखेंगे वो लेंथ के बराबर ही बनेगा। तो जो मोमेंट आर्म बनेगा वो L के बराबर बनेगा, और बाकी साथ में लिहाजा इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो mg_L साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी mg_L साइन ऑफ थीटा। होपफुली समझ आ गया। बस फोर्स आपको ढूंढनी है कौन सी लग रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर राइट ऑप्शन बीटा बनेगा mg_L साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, लीनियर एक्सेलरेशन इज 0, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। लीनियर 0 होना चाहिए, एंगुलर 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर एंगुलर दोनों नहीं 0 होने चाहिए। तो बेटे कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन में देखें फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए और टॉर्क्स का सम भी 0 होना चाहिए। तो बेटे आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू M में A इज इक्वल टू F/m होता है। तो मुझे ये बताओ अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, फोर्स कितनी लगेगी 0, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की जगह 0 पुट कर दूँ तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा
0 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लिखूँ तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉ ओवर आई आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे टॉर्क 0 पुट कर दें तो बेटे अल्फ़ा भी 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, यानी लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ शुड बी 0। If the length of the spanner L and force F is applied onto a tighten a nut such that it passes through the pivot point, then torque is. The key word is the line of action of force is passing through the pivot. This is very important. तो आप लोगों ने पढ़ा था अगर line of action of force pivot में से गुजर जाए तो बेटे जो मोमेंट आर्म है वो क्या हो जाएगा 0, और मोमेंट आर्म 0 हो गया तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपली फोर्स इंटू मोमेंट आर्म 0 पुट कर देंगे तो राइट आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, लें जी 0। क्वेश्चन नंबर 22 द हॉरिजॉन्टल। अब देखें जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हैं ना 2008, 10, 9 उसमें क्वेश्चन आसान आ रहे थे, बट शुरू में क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट सर्टन प्लेस इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय। चले रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बोले क्या आया था फॉर्मूला, VI² साइन 2 थीटा ओवर जी। तो बेटे दो चीज़ें डिसाइड करिए रेंज कितनी होगी, एक तो स्पीड और दूसरा एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। तो वो यही पूछ रहा है रेंज के बारे में कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी, मास। भाई असल में दो चीज़ें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिसाइड कर रही हैं, सॉरी रेंज डिसाइड कर रही हैं। नंबर 1 में स्पीड और नंबर 2 में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा था। इफ़ द वेलोसिटी इज डबल्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सारे ऑप्शन में बेटे वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो चले हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेटे P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। अब जल्दी बताओ इस फॉर्मूले में अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं, देखें मैथ उतना ही रखते हैं, m वेलोसिटी की जगह लिख देते हैं 2v, तो ये बन जाएगा 2mv। 2 आ गया, mv की जगह पहले वाला मोमेंटम लिख सकते हैं, मालूम पड़ा मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहली बात याद कर लें कि भाई वेलोसिटी को डबल करने से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी को डबल करने से बेटे मोमेंटम क्या हो गया, डबल हो गया। चले अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। याद कर लीजिएगा डबल है, अब मैं इसको अरेज करने जा रहा हूँ। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। बेटे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो 1/2 mv² है। तो 1/2 mv² में आपको नज़र आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वेलोसिटी को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। कुछ बच्चे 2 को कैंसिल कर देंगे, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। भाई कैसे सॉल्व करना है, बेटे नई काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है। 1/2 वैसे लिखे, मैस वैसे लिखे, वेलोसिटी की जगह 2v लिखेंगे। जब 2v लिख के उसका स्क्वायर लेंगे तो 4v² आ जाएगा। अब ये मत कीजिएगा कि इस 2 को 4 के साथ कैंसिल कर दें, भाई नहीं नहीं, 4 को शुरू में अलग लिख लो, बाकी क्या बचा 1/2 mv² वैसे ही बचा। भाई 1/2 mv² क्या था, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी। तो मालूम पड़ा जो नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो पहले वाली एनर्जी से 4 टाइम्स आ रही है। तो लिहाजा मोमेंटम डबल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। तो डेल्टा ऑप्शन अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है मोमेंटम इंक्रीजेज 2 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज 4 टाइम्स। बाकी ऑप्शंस को रीड करके देखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये राइट आंसर 23 का सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल फ्लाइट इज गिवन बाय। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेटा याद कर लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूले भी आ रहे हैं। 2vi sin थीटा ओवर जी, बीटा ऑप्शन हो जाएगा, कोई इस पर दूसरी बात नहीं है। 25 देखें। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू हैव। देखें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ रही हैं। तो बेटे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही हो देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो द राइट आंसर विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन टू से बीटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे। In order to determine the maximum height of the projectile, the equation of motion used is। बेटे आपने हाइट का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था और रेंज का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। तो बेटे जब हाइट का आप लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, तो आप लोग बुक में देखिएगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया था वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर से लिया था और वहीं से हमारे पास आंसर आ गया था। ले जी 27 का राइट आंसर बीटा हो जाएगा, सॉरी 26 का। 27 देखें, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ कार and changes its momentum from 36 km per second to 60 km per second. The time during which the change occurs. आपको इनिशियल मोमेंटम भी बता दिया बेटे, आपको फाइनल मोमेंटम भी बता दिया, जितनी फोर्स लग रही है वो भी बता दिया, टाइम आपसे पूछा है। तो बेटे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। तो यहाँ से अगर आप टी पता लगाने चाह रहे हैं तो वो डेल्टा पी ओवर क्या आ जाएगा एफ। मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, फाइनली है 60 माइनस इनिशियली था 36 और फोर्स लग रही है 12 की। बस ये वैल्यूज़ पुट करके आपने सॉल्व करना है। सोल्यूशन में आप लोगों को शो करवाया तो फार्मूला आप लोगों को समझ आ गया कौन सा यूज़ होने जा रहा है। ये सोल्यूशन है जी, एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम भी पड़ा हुआ है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटे टाइम के लिए जो ही आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 2 सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। 28 क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी। अब बच्चे परेशान होंगे भाई टॉर्क के फॉर्मूले में एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई। तो बेटे देखो आप लोगों ने एक टॉर्क का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। चलें ये तो मुत्तफिक हैं इस बात में। अब जल्दी बताइएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसने बता दिया था ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो अल्फा कितना आ जाएगा 0। भाई एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 ही आएगा। तो अगर इस फार्मूले में टॉर्क के इस फार्मूले में अगर आप लोग एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 पुट कर दो, तो जैसे आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन 0 पुट करोगे तो सारा का सारा टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लें जी सोल्यूशन देख लें, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, उसने बता दिया ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। जो ही इस फार्मूले में एक्सेलरेशन की जगह पे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा में एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करेंगे तो टॉर्क भी 0 आ जाएगा। 29 क्वेश्चन में चलते हैं जी। 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मास आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, द वन विद द लार्जर डायामीटर एक्सेलरेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द सेम टॉर्क। अब उसने दो बातें बता दी कि 2 सिलेंडर्स हैं, मैसेज दोनों के सेम है, ठीक है, और दोनों में से डायामीटर डिफरेंट है और टॉर्क क्या एक्ट कर रहा है, सेम एक्ट कर रहा है। तो बताइएगा कौन से वाला ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी बेटे, यानी किसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो सिंपली ये पूछना चाह रहा है। तो बेटे टॉ इज इक्वल क्या है आई अल्फ़ा, वो आपसे अल्फ़ा के बारे में पूछना चाह रहा है कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल क्या हो जाएगा, टॉ ओवर आई हो जाएगा। अब मज़े की बात उसने बताया टॉर्क दोनों को क्या है, सेम है। तो अगर मैं टॉर्क को सेम कर दूं तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, इनवर्स बनेगा। और बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह में आपको पता है क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा बेटे ऑब्वियसली उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, और जिसका डायामीटर या रेडियस ज़्यादा हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। और एंगुलर एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये हुआ कि वो स्लो मूव कर रहा होगा। दोबारा देख लें, टॉ इज इक्वल आई अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू टॉ ओवर आई, टॉ कांस्टेंट है तो अल्फ़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, अल्फ़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ बेटे इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। चले पहली बात। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखें क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बेटे बताए उसने बोला एक सिलेंडर ऐसा है जिसका डायामीटर बड़ा है, भाई जिसका डायामीटर बड़ा होगा उसका रेडियस क्या आएगा ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो बताएं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा विल बी मूविंग स्लोअर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कम हुआ तो स्लोअर मूव कर रहा होगा, तो स्लोअर आ जाएगा आंसर।
होपफुली समझ आ गया आप लोगों को ये। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड विथ टाइम। भाई अगर किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो कर दें तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो लीनियर चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगी, डबल हो जाएगी, पैराबोलिकली चेंज होगी। बेटे ये बड़ा आसान क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम लोग बात करें कि एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर दिया तो उस दौरान आपने देखा उसका एक्सेलरेशन बेटे किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होता है जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही हो। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ लीनियरली चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। चलें काम करते हैं, मैं आपको ग्राफ शो करवा देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 3 में ये ग्राफ पढ़ा हुआ है। जो जैसे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दिया जाए ना तो बेटे देखो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी, ये ग्राफ का इतना जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये अपवर्ड मोशन का है और ये डाउनवर्ड मोशन का है। तो हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए सिर्फ बात करते हैं। तो अपवर्ड मोशन के लिए देखिए ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली कम हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसा आ रहा है बेटे, लीनियरली चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लीनियरली। कांस्टेंट नहीं रहेगी, डबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पैराबोलिकली चेंज नहीं हो रही, लीनियरली चेंज हो रही है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, विच मिसाइल इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप लोगों ने पढ़ा है अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये सिंपली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये बेटे सारे क्वेश्चन थे फ्रॉम द टॉपिक मोशन एंड फोर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आप मज़ीद इसी तरह के वीडियोस देखना चाह रहे हैं, मतलब यूएचएस पास पेपर या एफएससी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके डिटेल आप लोग डिस्कशन देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियोस आने वाली हैं उनके बारे में आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।